हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड आई एम योर होस्ट, मेंटोर, दोस्त, जो भी आप कहना चाहें। और हम बच्चों सीरीज चला रखी है हमने कि हम ना केमिस्ट्री के 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, हर एक चैप्टर से रिलेटेड 10th क्लास में 4 चैप्टर हैं हमारे। फर्स्ट हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस कर रहे हैं। उसमें हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं, इंडेक्स कर लिए हैं। चैप्टर के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको कैसे उनको सोल्व करना है, कैसे आंसर लिखना है। नाउ अब हम प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर्स में आए हुए फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड, फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज हैं, मतलब जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे 1 नंबर के हैं, 2 के, 3 के, फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। एंड केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के पीवाईक्यूज आज हम करेंगे, जिसका पार्ट 1 रहेगा हमारा। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कुछ नेक्स्ट क्लास में। तो ऐसे कर करके हम ज़्यादातर पीवाईक्यूज को सोल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चले आगे। सो रेडी, ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके बच्चों, हमारे पास 1 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहला है एमसीक्यू में, दैट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये आप सबको पता है कि हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन पढ़ते हैं, तो उसमें एग्जांपल हम पढ़ते हैं वाटर का। मीन्स वाटर की जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो वो क्या होती है बच्चों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। द मास रेशियो MH ratio MO of hydrogen and oxygen gas liberated at electrodes during electrolysis of water is। एक्चुअली में बच्चों जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं वाटर की, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, तो हमारे पास इक्वेशन होती है 2H2O लिक्विड। जब हम इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें क्या मिलता है बच्चों, 2 हाइड्रोजन गैस मिलती है और साथ में मिलती है हमें ऑक्सीजन गैस। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है वाटर की। यस, है ना। 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड, 2 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड। तो ये रिएक्शन हमारी क्या हो चुकी है बच्चों, बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सबको। अब चाहे आपको वॉल्यूम पूछा जाए, चाहे आपसे वॉल्यूम रेशियो पूछा जाए या मास रेशियो पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए आपसे, वॉल्यूम रेशियो या मास रेशियो, तो आपको VH रेशियो, VO या MH रेशियो MO निकालना हो, तो आपको जस्ट क्या देखना है बच्चों, कि हमारे पास हाउ मच ऑफ हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एंड हाउ मच ऑफ ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। ऑक्सीजन गैस कितनी प्रोड्यूस हुई है बच्चों, सॉरी, हाइड्रोजन गैस कितनी प्रोड्यूस हुई है, 2 वॉल्यूम या उसका 2 मास प्रोड्यूस हुआ है। और कुछ नहीं लिखा होता वहाँ पे, क्या होता है बच्चों, 1। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अगर उसमें आपको वॉल्यूम रेशियो पूछा जाए या मास रेशियो पूछा जाए, दोनों ही सेम सेम होंगी, 2:1, 2:1। क्लियर है बच्चों। हाँ, उल्टा पूछ लें 1:2 हो सकता है तब, अगर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वर्सेज वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पूछ लें, तो आपको जस्ट इक्वेशन को बैलेंस करना है और उसमें फिर देखना है कि कितने मास ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है और कितना ऑक्सीजन। तो जो ये नंबर हम लिखते हैं इन रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए, यही नंबर हमें मास रेशियो या वॉल्यूम रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्लियर हुआ बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2:1। क्लियर हुआ बच्चों। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारे एक्टिविटी से रिलेटेड है बच्चों, 2 मार्क का क्वेश्चन है, एक्टिविटी से रिलेटेड है। ये एक्टिविटी में फर्स्ट चैप्टर के जो भी हमारी एक्टिविटीज़ थी, वो सब चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, उसी से रिलेटेड देखो क्वेश्चन आया हुआ है ना। ये एक्टिविटी मैंने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस की है
किया ना बच्चों? हाँ, तो यही यही डायग्राम आपको दिए जाते हैं एक्टिविटीज के, और फिर कुछ चीजें पूछ ले जाते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आपको दिखाई दे रही है। तो हमसे पूछा क्या, स्टूडेंट परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इन हिज स्कूल लेबोरेटरी। उसके स्कूल लेबोरेटरी में एक स्टूडेंट ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा है। एक्सपेरिमेंट में क्या है हमारे पास, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है, और साथ में क्या है, जिंक ग्रेन्यूल्स। ठीक है, मीन्स यहाँ पे जिंक ग्रेन्यूल्स की रिएक्शन हो रही है किसके साथ बच्चों, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब हमें की दो ऑब्जर्वेशन बतानी है, यानी टू ऑब्जर्वेशन टू जस्टिफाई दैट इन दिस एक्सपेरिमेंट ए केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस। अब हमें इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कोई दो ऑब्जर्वेशन बतानी है जिससे पता चले कि यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है। तो एक बार ये रिएक्शन लिख लेते हैं बच्चों। रिएक्शन क्या है, जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4, it gives ZnSO4 plus हाइड्रोजन गैस। तो एक तो बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। इवोल्यूशन ऑफ गैस हमने पढ़ा है, फर्स्ट हो रहा है यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस। हमने 5 रिएक्शंस पढ़ी हैं, केमिकल चेंज की या केमिकल रिएक्शन की, उसमें एक आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। यस, तो यहाँ पे कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस इवोल्व। यहाँ पे पहला केमिकल चेंज हमें क्या देखने को मिला कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है, रिएक्शन से हमें पता चल गया। दूसरा क्या लिख सकते हैं हम, दूसरा होता है बच्चों चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आना। तो जब ये रिएक्शन हो रही है बच्चों, डाइल्यूट H2SO4 और जिंक के बीच जब रिएक्शन होगी, तब आप अगर बीकर को टच करके देखोगे, ये जो कॉनिकल फ्लास्क है इसको टच करके देखोगे, तो ये बीकर आपको क्या मिलेगा बच्चों, गर्म मिलेगा। गर्म मीन्स यहाँ पे क्या हो रही होगी, हीट रिलीज हो रही होगी। हीट रिलीज हो रही होगी मीन्स यहाँ पे रिएक्शन कौन सी हो रही होगी बच्चों, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। इतना क्लियर है बच्चों? तो ये दो चेंजेस हमें बताने थे यहाँ पे, कि अगर ये एक्टिविटी हो रही है, एक बच्चा परफॉर्म कर रहा है लैब में, तो आप कैसे बताओगे कि ये रिएक्शन केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट कर रही है, एनी टू ऑब्जर्वेशंस। तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। तो पहला हमने पढ़ा कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या होता है, केमिकल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। एंड सेकंड है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है मीन्स वहाँ पे जो भी रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे हीट रिलीज हो रही होगी। हीट रिलीज हो रही होगी मीन्स यहाँ पे जो कॉनिकल फ्लास्क है वो गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, जिसकी वजह से हम मानते हैं कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बच्चों, आई होप ये एक्टिविटी भी आपको क्लियर हो गई होगी। लास्ट में PYQs करवा रहा हूँ जो 2025 में आए हुए हैं फर्स्ट चैप्टर से, सिर्फ 2025 में जो आए हुए है ना। तो PYQs करने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि PYQs से ही हमें पता चलता है कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्लियर है सबको? ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है बच्चों, हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बतानी है शोइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच नेचुरल गैस बर्न्स इन एयर। हमें वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का चेंज बताना है, वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बतानी है जिसमें नेचुरल गैस बर्न करती है एयर में। नेचुरल गैस में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है बच्चों मीथेन, और मीथेन का फॉर्मूला होता है बच्चों CH4। क्या होता है बच्चों, CH4। तो यहाँ पे हम रिएक्शन लिखते हैं मीथेन CH4 जब
बर्न करता है एयर में, मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेगा, तो ये रिलीज करेगा एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में एनर्जी। हमें एक्सोथर्मिक बताना है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी क्या हो रही होती है बच्चों, रिलीज हो रही होती है, निकल रही होती है सराउंडिंग में, तो एनर्जी रिलीज हो रही है, मीन्स एक तो ये इक्वेशन आएगी, बट साथ साथ में हमें इक्वेशन को बैलेंस भी करना है। तो ये तो होगी नहीं क्योंकि यहाँ पे एनर्जी को रिप्रेजेंट ही नहीं किया हुआ, ये भी नहीं होगी, यहाँ पे एनर्जी को रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ। अब बचते हैं बी और डी ऑप्शन। बी और डी में से क्या हो सकते हैं तो इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन कितनी है 2, बट यहाँ पे 4 है, तो हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं, आ जाएगा 2। ऑक्सीजन कितने हो गए 2 इंटू 4, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बच्चों 2। तो ये रिएक्शन हमारी क्या हो चुकी है बच्चों, बैलेंस हो चुकी है। अब ये इक्वेशन देख लो कौन से ऑप्शन में, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। CH4 plus 2 O2 gives 2 CO2 plus 2 वाटर, यहाँ 2 नहीं आना चाहिए था, मीन्स ये इक्वेशन भी रॉन्ग हो गई, हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, सबको समझ आया। जब भी हाइड्रोकार्बन्स की कंबशन होगी, बर्निंग होगी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएंगे और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है देखते हैं। इन कॉमन प्रैक्टिस सिल्वर इज रिकवर्ड फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बाय यूजिंग ऑफ कॉपर मेटल। अगर हम एक कॉमन प्रैक्टिस में बात करें तो सिल्वर को हम रिकवर कर लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से, अगर हम उसका कॉपर मेटल के साथ यूज करते हैं, मतलब उसको मिक्स करते हैं। तो हमें नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन दिस प्रोसेस एंड गिव द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। अब देखो बच्चों, आपको पता है कि हम जब रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो सिल्वर होता है वो कॉपर के नीचे आता है ना, कॉपर के नीचे आता है सिल्वर, मीन्स कॉपर सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को क्या कर देगा बच्चों, डिस्प्लेस कर देगा। तो हमारे पास क्या रिएक्शन बनेगी, दैट सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर, इट गिव्स कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास रिएक्शन बन गई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्लियर है सबको। तो हमसे पूछा गया है कि सिल्वर को हम रिकवर कर लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में से जब उसके साथ यूज किया जाता है कॉपर मेटल। तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में से जब हम कॉपर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें प्योर सिल्वर हमें ऑब्टेंड हो जाता है। तो देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या अलग से तुम्हें क्वेश्चन दिया गया है, डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं पूछी है, डायरेक्ट कोई एग्जाम्पल नहीं पूछा है, तुम्हें एक स्टेटमेंट दी है कि हम एक कॉमन प्रैक्टिस में सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं अगर हम उसकी रिएक्शन कॉपर मेटल के साथ कर रहे हैं। अब देखो तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ना तुम्हें डायरेक्ट डेफिनेशन दी है ना तुमसे डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछा है, एक स्टेटमेंट दे दी तुम्हें और साथ में पूछा है कि कौन सी रिएक्शन है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं बच्चों। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन हमने बता दी कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड गिव द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। ये हमारे पास क्या हो गई बच्चों, केमिकल इक्वेशन हो गई। ठीक है, क्लियर है सबको, चलें आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के हमारे पास बच्चों 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहला है डिफाइन द टर्म डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमें क्या बताना है, व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
क्या हो सकती है बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन? क्या होता है डिकम्पोज होना? यस, ब्रेकआउट होना, टूटना। तो डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना, व्हेन वन रिएक्टेंट decompose या breaks down into two or more products। ये होती है बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब एक सिंगल रिएक्टेंट, जब सिर्फ एक रिएक्टेंट डिकम्पोज या ब्रेक डाउन होगा किसमें, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में, वो रिएक्शन कहलाती है बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब हमसे पूछा राइट वन केमिकल इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो हम हीट देते हैं, एक्चुअली में डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस होते हैं बच्चों? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। कौन से होते हैं बच्चों? एंडोथर्मिक रिएक्शंस, जिसमें हम हीट क्या कर रहे होते हैं बच्चों? सप्लाइड कर रहे हैं। मतलब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए क्या देते हैं? हीट सप्लाई करते हैं, हीट देते हैं। तो यहाँ पे जो हीट है या एनर्जी है वो पूछा गया है कि जिस फॉर्म में हम हीट एनर्जी को सप्लाई करते हैं वो तीन फॉर्म में करते हैं, दैट इज हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इन तीनों का हमें एक केमिकल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंटेशन करना है कि इन तीनों फॉर्म में हम कैसे एनर्जी को सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करते हैं इन फॉर्म ऑफ एनर्जी सप्लाई करते हैं इन फॉर्म ऑफ हीट। इसमें रिएक्शन हम मान लेते हैं हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हमें ब्रेक डाउन करना है, तो जब हम हीट देते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और साथ में वाटर। ठीक है, एक केमिकल इक्वेशन हमें शो करनी है। सेकंड हमारे पास आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसमें हम एनर्जी सप्लाई करते हैं इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हम एनर्जी को सप्लाई करते हैं। यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, मैंने स्टार्टिंग में भी समझाया था इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर में, कि जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है 2 हाइड्रोजन गैस एंड 1 ऑक्सीजन गैस में। तो ये हो गई हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एंड थर्ड वन हमारे पास क्या आती है बच्चों? थर्ड वन है फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक में जो एनर्जी सप्लाई होती है वो सप्लाई होती है इन फॉर्म ऑफ लाइट। लाइट की फॉर्म में फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होती है? एनर्जी सप्लाई होती है। इसमें हम रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन हमारे पास इसमें आ जाती है 2AgCl, जिसका कलर क्या होता है बच्चों? क्या होता है? वाइट। जब हम यहाँ पे सनलाइट की फॉर्म में इसकी डिकम्पोजिशन करवाते हैं, सनलाइट की फॉर्म में जब डिकम्पोजिशन होती है तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है 2Ag प्लस Cl2 गैस में। क्लियर है बच्चों? और यहाँ पे जो कलर आता है वो ग्रे आता है। इतना क्लियर है बच्चों? तो ये हमारे पास 3 टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होगी जिसमें हम एनर्जी सप्लाई करते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया कि जब एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में, और यहाँ पे हम हीट एनर्जी को सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से इनको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। हर एक जो सप्लाई की हमने एनर्जी उनकी फॉर्म में हमने एक इक्वेशन लिख दी है। थर्मल डिकम्पोजिशन होता है जहाँ में हीट की फॉर्म में एनर्जी को सप्लाई करते हैं। यहाँ पे हीट को हम ट्रायंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्शन पे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हमने दिखाया, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर में डिकम्पोज होगा।
इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में हम क्या करते हैं, जो भी एनर्जी है वो प्रोवाइड करवाते हैं इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाटर है, वाटर की हम डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये डिकम्पोजिशन कहलाता है बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एंड लास्ट है फोटोलाइटिक, जहाँ हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ लाइट। यहाँ पे AgCl है जिसका कलर वाइट होता है, जैसे ही हम उसको सनलाइट में रखते हैं तो वो कलर चेंज हो जाता है ग्रे में। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ सिल्वर बच जाता है और यहाँ पे क्या हो जाती है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है बच्चों, आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डिकम्पोजिशन बोला गया। अभी मैंने बोला है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, बट एग्जांपल है जो एक्सोथर्मिक होगा, दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों क्यों हम मानते हैं एक्सोथर्मिक? तो यहाँ हम आंसर लिखते हैं कि यहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। कंपोस्टिंग के टाइम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, complex organic matter into simpler substances जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन कर देते हैं जो भी वेजिटेबल मैटर है उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में। एंड हियर ड्यू टू दिस large amount of heat energy is released। जो भी वेजिटेबल मैटर होता है बच्चों, वहाँ पे वर्क कर रहे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया और फंजाई हो गए, वो ऑर्गेनिक मैटर को, वेजिटेबल मैटर को सिंपलर सब्सटेंसेस में क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। और इसी कारण से जो ये रिएक्शन हो रही है वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है। दैट्स वाई it is considered as एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसलिए हम जो भी डिकम्पोजिशन होता है वेजिटेबल मैटर का, उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने के बावजूद उसको क्या बोलते हैं, हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बच्चों, या आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को छोटे छोटे सब्सटेंसेस में क्या कर देती हैं बच्चों, तोड़ देती है। तोड़ने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या हो रही होगी, रिलीज हो रही होगी। एंड जहाँ पे हीट एनर्जी को रिलीज होते हुए देखते हैं हम, वो रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है बच्चों? तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर क्यों एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। इतना क्लियर हो गया सबको? ऑल क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है हमें, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन की अभी मैंने डेफिनेशन लिखी थी। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिनमें वन रिएक्टेंट ब्रेक डाउन into two or more
प्रोडक्ट्स। हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में अभी अभी रीड किया है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में। हमें बताना है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम ऑपोजिट क्यों बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के, एंड हमें एक केमिकल इक्वेशन लिखनी है हर एक दोनों टाइप ऑफ रिएक्शंस के लिए, मेंशनिंग द नेम ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इन्वॉल्व्ड इन दिस रिएक्शंस। ठीक है, तो हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ऑपोजिट बताना है विद हेल्प ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, और हमें केमिकल इक्वेशन में इन्वॉल्व हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नाम बताना है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमें पता चल गया कि एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स। क्लियर है। यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो हमने पढ़ा था दैट जो वाटर है, या हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास मान लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है। यहाँ पे हम हीट एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो ये ब्रेक डाउन होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रिएक्शन हमने लिख दी बच्चों। क्लियर है इतना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में। क्लियर है इतना। अब हमने एक केमिकल इक्वेशन लिख दी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए, एंड हमें क्या लिखना है, नेम ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नेम ऑफ द रिएक्टेंट क्या बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट। नेम ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, एंड एक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है बच्चों। तो ये हमने क्या लिख दिया है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझ लिया है कि एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में, और ये हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की केमिकल इक्वेशन है एंड नाम। ठीक है, अब हम लिखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं बच्चों जहां टू और more than two reactants combine with each other to form a single product। तो जो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं बच्चों, उनमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं जो कंबाइन करते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करने में। हमने डिकम्पोजिशन पढ़ा है, एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होगा दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में, लेकिन वहीं पे कॉम्बिनेशन क्या होता है, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होंगे क्या बनाने के लिए, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो इसमें हम इक्वेशन लिख लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, सेम इसी को ले लेते हैं, दैट कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड जब कंबाइन करते हैं तो बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ मैं दोबारा नाम लिख देता हूँ एक बार। कैल्शियम ऑक्साइड है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड ये मिलके क्या बना रहे हैं बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। तो यहाँ आप देख सकते हो बच्चों कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में, लेकिन अगर इन्हीं दो को हम रिएक्टेंट्स मान लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को, तो वो मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ से हमें हेंस it proved that decomposition reactions are opposite of
कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो ये प्रूव हो गया बच्चों दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हमेशा ऑपोजिट होते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। क्यों? क्योंकि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सिर्फ एक रिएक्टेंट होता है जो ब्रेक डाउन होता है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में। वहीं पे कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स होंगे जो कंबाइन करके क्या बनाएंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट। तो हमने इक्वेशंस लिख दी हैं, डेफिनेशन लिख दी हैं, साथ में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम लिख दिए हैं, और ये भी प्रूव कर दिया है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस अपोजिट होती हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। आई होप इतना सबको क्लियर होगा बच्चों। ये हमने लास्ट ईयर के 2025 के PYQs किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इम्पोर्टेंट है बच्चों, PYQs को भी देखना, समझना, सॉल्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्हीं से हमें आइडिया लगता है कि क्वेश्चंस किस तरीके से हमारे एग्जाम्स में आते हैं। क्लियर है बच्चों? आई होप ये सब आपको क्लियर हो गए। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड तब तक आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी रखिए बच्चों, क्योंकि फैब में आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। प्री बोर्ड भी आई होप चल रहे होंगे, तो प्री बोर्ड की भी प्रिपरेशन साथ में कीजिए। एंड अब आपके फाइनल एग्ज़ाम्स आ गए हैं फैब में, ठीक है? तो मैं तो आपकी प्रिपरेशन करवा ही रहा हूँ, साथ साथ आप लोग भी प्रिपरेशन में जुट जाएं, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स से एग्ज़ाम में पास हो सके, अच्छे मार्क्स लेके अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। ठीक है बच्चों? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम, तब तक टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच।